सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए आ गए, सब शुरू करें। हाँ सर, कंटिन्यू करिए सर। नमस्कार सर। आते रहेंगे बाकी लोग, क्या है कि जल्दी जल्दी अपना हो जाए। चलिए नेक्स्ट अपना स्पेशल सेंस जो यस बच्चा है ऑर्गन स्किन। आज बात करेंगे अपन स्किन की। लास्ट है ये, नोज अपन पढ़ चुके, टंग पढ़ चुके, आई पढ़ चुके, ईयर पढ़ चुके। अब लास्ट अपना सेंस ऑर्गन बचा है स्किन। चलिए स्किन जो है हम इसको ऑर्गन में इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। पहला पॉइंट, स्किन को हम सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन में इंक्लूड करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन की यदि बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, स्किन हमारा सबसे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब यदि हम इसकी थिकनेस की बात करें कि ये कितना थिक है कितना थिन है, तो यूनिफॉर्मली यदि हम देखते हैं तो ये नॉट यूनिफॉर्मली थिक है ना, ऑल ओवर द बॉडी। पूरे बॉडी में ये थिक नहीं है, कहीं कहीं हमें स्किन थिक नजर आती है, कहीं कहीं स्किन हमें थिन नजर आती है। यदि फिर भी हम देखें कि इसकी नॉर्मल थिकनेस या फिर एवरेज थिकनेस की यदि हम देखें, एवरेज थिकनेस कितनी होती है इसकी, 1 to 2 mm, 1 से 2 mm इसकी क्या है, एवरेज थिकनेस आती है। लेकिन ये हर जगह 1 से 2 नहीं है, 1 से 2 हर जगह नहीं मिलेगी mm में, है ना। तो उसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, 1 to 2 mm। बट लेकिन फिर भी हम सोल ऑफ द फुट की बात करें, मीन सोल की यदि हम बात करें, थर्ड पॉइंट जब हम देखेंगे इसका, सोल हुआ, पाम हुआ, या फिर इसके पुलर
प्लीज आप लोग म्यूट रखें। इंटरस्केपुलर रीजन, प्लीज म्यूट रखिए आप लोग। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, सोल पर, है ना, सोल ऑफ द फुट, पाम ऑफ द हैंड, या फिर इंटर स्केपुलर रीजन। यहाँ पर कितनी थिक रहेगी, ये 5 mm थिक रहेगी। मतलब यहाँ प्लीज आप लोग म्यूट रखें। विक्रम शाह जी, यहाँ की स्किन कैसी रहती है, हमें थिक देखने को मिलती है। थिन जब हम देखते हैं तो दो जगह ऐसी हैं जहां पर थिन देखने को मिलेगी, जैसे कि पेनिस, आईलिड। अभी इंटरस्कैपुलर क्या होगा? ये होता है इंटरस्केपुलर रीजन, अपना ये वाला जो रीजन है इंटरस्केपुलर रीजन होता है, ठीक है ना, ये वाला जो रीजन है अपना जो एक्सिला वाला रीजन है। पेनिस, आईलिड्स, यहाँ पर हमें थिन देखने को मिलेगी, यहाँ पर थिन कितनी, 0.5 mm। ठीक है, यहाँ पर हमें पेनिस पे जब जो देखते हैं हम स्किन, या फिर आईलिड की जो स्किन रहती है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थिन रहेगी, कितनी रहती है, 0.5 mm। सोल पर, पाम पर इंटरस्केपुलर रीजन जो होता है यहाँ पर 5 mm थिक मिलेगी। एवरेज थिकनेस जब हम देखते हैं, एवरेज थिकनेस की जब हम बात करते हैं तो एवरेज थिकनेस कितनी रहती है, 1 to 2 mm। और हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ये होता है। तो ये तो हमारी रही क्या, एक इंट्रोडक्टिव पार्ट रहा कि स्किन में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, कितनी थिन है कितनी मोटी है, ठीक है ना। तो एवरेज आप लोग याद रखें, 1 से 2 mm एवरेज हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा थिक 5 mm थिक मिलेगी, और सबसे कम थिक जो है इसकी थिननेस कितनी मिलेगी, 0.5 mm देखने को मिलेगी। अब जब हम इसकी लेयर देखते हैं, स्किन मेनली 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। आप लोग जानते हैं स्किन में मेनली कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। तो लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन, दो लेयर रहेंगी। पहली लेयर का नाम हमारा कौन सा है, पहली लेयर है आउटर एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर की रहती है, इसे हम बोलते हैं आउटर एपिडर्मिस। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, अंशुमान जी। इनर अंशुमान श्रीवास्तव जी माइक म्यूट करिए। अंशुमान श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो 2 लेयर से मिलके स्किन हमारी बनी होती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है आउटर एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनर डर्मिस। मतलब सबसे बाहर की ओर हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, फिर अंदर की ओर जब हम जाते हैं तब हमें डर्मिस लेयर देखने को मिलती है। ठीक, एपिडर्मिस को जब हम देखेंगे तो एपिडर्मिस में क्या क्या जो है, प्लीज आप लोग प्लीज म्यूट रखें। किसका अनम्यूट है, एपिडर्मिस को जब हम देखते हैं तो एपिडर्मिस में हमें 2 प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं रहती है, नो ब्लड सप्लाई। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड सप्लाई यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती है, नो ब्लड सप्लाई। सेकंड कि ये अगेन 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। अगेन इसमें 5 सब लेयर देखने को मिलेगी, 5 सब लेयर मीन्स 5 छोटी छोटी सी लेयर होती हैं, जिससे मिलकर कौन सी लेयर बनती है, हमारी एपिडर्मिस मिलती है। और इसमें कोई हमें ब्लड सप्लाई भी देखने को नहीं मिलती है। और ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, ये अपना न्यूट्रिशन लेती है इनर लेयर जो है, मतलब जो डर्मिस की लेयर है, यहीं से छोटी छोटी सी कैपिलरीज निकलती हैं। उस कैपिलरीज से एपिडर्मिस को क्या मिलता रहता है, ब्लड मिलता रहता है, या फिर उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो 2 लेयर हो गई इसकी, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें, 5 कौन कौन सी लेयर होती है उसके नाम भी हम देख लेते हैं। 5 कौन कौन सी लेयर हैं इसकी, ठीक है। सबसे बाहर की जो लेयर रहेगी उसे हम बोलते हैं स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम STRATUM, स्ट्राटम कॉर्नियम। ये किसकी लेयर है, एपिडर्मिस की बात कर रहा है। एपिडर्मिस अगेन 5 लेयर से मिलकर बनी है, स्ट्राटम कॉर्नियम। नंबर सेकंड है स्ट्राटम ल्यूसिडम, स्ट्राटम ल्यूसिडम।
ये 5 लेयर आप लोगों को याद रहे। स्ट्राटम ल्यूसिडम, थर्ड जो लेयर है वो है ग्रेन्युलोसम, स्ट्राटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्राटम ग्रेन्युलोसम, ये थर्ड लेयर का नाम है। फोर्थ लेयर जो है इसकी स्पाइनोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम। और फिफ्थ लेयर है जर्मिनेटिवम, स्ट्राटम स्ट्राटम सब में जो है सभी में लगाना है, स्ट्राटम जर्मिनेटिवम, स्ट्राटम जर्मिनेटिवम। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर हमें 5 लेयर 5 सब लेयर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम ल्यूसिडम, स्ट्राटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम और स्ट्राटम जर्मिनेटिवम। ये 5 लेयर से मिलकर कौन सी लेयर बनी हुई है? हमारी एपिडर्मिस लेयर बनी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। डर्मिस को जब हम देखेंगे तो डर्मिस भी अगेन 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। डर्मिस में हमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, सुपरफिशियल पेपिलरी, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर। ये किसकी लेयर है? ये डर्मिस की लेयर है। नंबर सेकंड डीपर रेटिकुलर लेयर, डीपर रेटिकुलर, डीपर रेटिकुलर, रेटिकुलर लेयर। तो 2 लेयर किससे मिलकर बनी है? ये जो डर्मिस है, डर्मिस की अगेन 2 लेयर होती हैं, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर और डीपर रेटिकुलर लेयर, ठीक है। और आउटर एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। 5 लेयर बना के एपिडर्मिस बन रही है, 2 लेयर बना के डर्मिस बन रही है। अब इसका जल्दी से अपन डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से ये लेयर अरेंज रहती हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है सब चीजें। अब इसका जल्दी से डायग्राम बना रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कौन सी है? हमारी एपिडर्मिस। मान लो ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है, ये है एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर ये वाली एपिडर्मिस, तो इसके नीचे आ जाती है कौन सी लेयर? नीचे आ जाती है डर्मिस लेयर, ये है डर्मिस। अयोध्या प्रसाद जी माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। जब हम एपिडर्मिस को देखते हैं तो एपिडर्मिस हमने अगेन बताया कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है? 5 लेयर से। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। देखिए ये है हमारी ऊपर की लेयर, ये है हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ये अगेन 5 लेयर से मिलकर कौन सी बनी हुई है? एपिडर्मिस। और डर्मिस को जब हम देखते हैं तो डर्मिस में अगेन 2 लेयर होती हैं, एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक। तो डर्मिस में अगेन 2 लेयर है, 1 और 2, और एपिडर्मिस में कितनी लेयर है? 5 लेयर। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, कहां पर क्या है। जब हम एपिडर्मिस में देखते हैं तो एपिडर्मिस लेयर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर में क्या देखने को मिल रहा है? ये हमें हेयर फॉलिकल, ठीक है ना। ये हमें क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर हेयर फॉलिकल, ठीक है। देन हेयर फॉलिकल, सॉरी हेयर जो है, हाँ फॉलिकल। देन इसके बाद जब हम इसकी रूट की बात करें, है ना, हेयर फॉलिकल की रूट की बात करें तो हेयर फॉलिकल की रूट हमें डर्मिस लेयर में देखने को मिलती है। तो इसकी रूट हमें कहाँ देखने को मिलती है? डर्मिस लेयर में। तो ये तो है हमारे हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल जो कि हमें एपिडर्मिस लेयर में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी रूट बहुत गहराई में होती है, जो कि हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? डर्मिस लेयर में। तो ये है हेयर रूट, यह है हेयर रूट। तो हेयर रूट कहाँ देखने को मिल रही है हमें? डर्मिस लेयर। देन और क्या क्या देखने को मिलेगा? हेयर रूट के पास
यहीं पर हमें कुछ ग्लैंड्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, स्वेट, पसीना निकालने वाली ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड भी कहाँ देखने को मिलती है, डर्मिस लेयर में। ये है हमारी स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड का ये क्या है, ये इसकी डक्ट है। और डक्ट आके कहाँ ओपन हो जाती है, डक्ट आके एपिडर्मिस में ओपन हो जाती है, पोर्स में। यहाँ पर हमें पोर्स भी दिखाई देते हैं। डर्मिस लेयर में हमें क्या दिखाई देंगे, ये पोर्स। पोर्स मतलब जो स्किन के छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ये छिद्र हमें कहाँ दिखाई देते हैं, बाहर की ओर, है ना। तो यहाँ पे पोर्स दिखाई देते हैं। तो पोर्स भी कहाँ मिलेंगे हमें, पोर्स भी हमें डर्मिस में मिलेंगे, सॉरी एपिडर्मिस में मिलेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, डर्मिस में क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो पोर्स हो गए एपिडर्मिस में, हेयर फॉलिकल्स हो गए, देन स्वेट ग्लैंड, ये जो डक्ट है ना, डक्ट भी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ये है हमारी डक्ट। कौन सी डक्ट, स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट। तो ये डक्ट भी कहाँ देखने को मिल रही है हमें, डर्मिस वाली लेयर में। इसके अलावा और सेबेसियस ग्लैंड, एक ग्लैंड और होती है जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड बोल रहे हैं। तो सेबेसियस ग्लैंड, ये हो गई सेबेसियस ग्लैंड। सॉरी, ये हो गई सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड भी कहाँ देखने को मिलती है हमें, डर्मिस लेयर में। डर्मिस लेयर में भी कौन सी वाली लेयर में, फर्स्ट वाली जो लेयर है वहां देखने को मिलती है। फर्स्ट वाली लेयर कौन सी थी, सुपरफिशियल, अभी बताया था ना, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर। ये वाली जो है, ये लेयर का नाम है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, पेपिलरी लेयर। और जो नीचे वाली लेयर जो है, ये कौन सी लेयर है, डीप या डीपर रेटिकुलर, डीपर रेटिकुलर लेयर। ये वाली है डीपर रेटिकुलर लेयर, और ये वाली जो लेयर है ये कौन सी, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर। तो अगेन ये इसकी 5 लेयर एपिडर्मिस। देन और क्या क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए। अब बात करें हम, हेयर फॉलिकल्स भी हो गए, ठीक है ना। देन हमारी स्वेट ग्लैंड भी हो गई, सेबेसियस ग्लैंड भी हो गई। ये सभी ग्लैंड्स हमें कहां पर, डर्मिस की सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर में दिखाई देती है। अब देखते हैं कि इसका डीपर जो रेटिकुलर लेयर है वहां पर क्या क्या होता है। तो जो ब्लड सप्लाई होती है ना, तो ब्लड सप्लाई यहीं से जो रहेगी, ब्लड सप्लाई, ये मान लो हमने रेड कलर की जो बनाई है, ये ब्लड सप्लाई है, हम बोल सकते हैं ये ब्लड कैपिलरी है। तो ये ब्लड कैपिलरी जो है हमें कहाँ से, डीपर रेटिकुलर लेयर से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, ये जाती है डर्मिस लेयर तक। तो ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक। देन अब ब्लड वेसल से निकलती हैं छोटी छोटी सी कैपिलरीज। जो ये कैपिलरीज कहाँ तक चली जाती हैं, ये छोटी छोटी सी कैपिलरीज निकलती हैं जो कि एपिडर्मिस को सप्लाई करती हैं। ब्लड कैपिलरी कहाँ पर चली जाएंगी, एपिडर्मिस में, ठीक है। तो ये हो गई कैपिलरीज, किसकी कैपिलरीज है, ब्लड ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज। वेन, वेन भी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये हो गई हमारी वेन। वेन भी हमें डर्मिस लेयर में और डीप डर्मिस लेयर में, यहाँ पर ये वेन हो गई, ये हो गई हमारी वेन्स। ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, डर्मिस लेयर में, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा, नर्व, एक स्ट्रक्चर हमारा और रह गया, नर्व। तो नर्व जो है, ठीक, नर्व भी डीपर लेयर से शुरू होगी। यहाँ पर बीच में बना देते हैं, ये है नर्व, ये हो गई हमारी नर्व। तो ये भी कहाँ से, जो हमारी डीपर रेटिकुलर लेयर है, डीपर रेटिकुलर लेयर से कहां तक देखने को मिलती है हमें, ये जो सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर है ना, डर्मिस लेयर की। तो ये है हमारी नर्व। तो नर्व भी डीपर लेयर से शुरू हो रही है और कहां तक देखने को मिल रही है हमें, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर तक। देखो यहाँ पर हमें न्यूरॉन्स, छोटे छोटे से जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, या हम बोल सकते हैं नर्व फाइबर्स जो होते हैं, वो यहाँ पर न्यूरॉन्स हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस में न्यूरॉन, ठीक
इतने स्ट्रक्चर्स हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हेयर फॉलिकल्स हो गए, पोर्स हो गए, कैपिलरीज हो गई, न्यूरॉन्स हो गए, ये सब हमें एपिडर्मिस वाली लेयर में देखने को मिल रहे हैं। देन फिर नीचे की ओर आते हैं तो हमें नीचे डर्मिस लेयर देखने को मिलती है, और डर्मिस लेयर में हमें इतने स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, सर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा। अब क्लीन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका जो है नेटवर्क ठीक नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होता तो सभी को नहीं दिखाई देता। अब देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं तो आप लोगों को याद रहेगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एपिडर्मिस में क्या क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मिस। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डर्मिस लेयर में क्या क्या देखने को मिलेगा, डर्मिस। एपिडर्मिस में क्या क्या देखने को मिला था, देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिले थे हेयर फॉलिकल्स या हेयर। देन उसके बाद पोर्स भी कहाँ पर थे, पोर्स भी डर्मिस लेयर में थे, है ना। देन पोर्स के अलावा और क्या देखने को मिला हमें, यहाँ न्यूरॉन्स देखने को मिले जो कि सेंसेशंस को लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स। और क्या देखने को मिला यहाँ पर, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और ठीक है ना, इतने स्ट्रक्चर्स ही देखने को मिले थे, है ना। अब बात करते हैं डर्मिस लेयर में, तो डर्मिस लेयर में हमें क्या क्या देखने को मिला, हेयर रूट। हेयर रूट कहाँ होंगे, डर्मिस लेयर में होगी। देन स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड ये भी कहाँ पर होगी, डर्मिस लेयर में होगी। देन सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड ये भी कहाँ पर मिली थी हमें, डर्मिस लेयर में मिली थी। देन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ये भी डर्मिस लेयर में थी। देन ब्लड वेसल्स के बाद नर्व, नर्व भी कहाँ थी, डर्मिस लेयर में थी। और क्या था यहाँ पर, डर्मिस लेयर में सेबेसियस ग्लैंड हो गई, नर्व हो गई, हेयर रूट हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई ना। तो ये इतने स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे थे कहाँ, डर्मिस लेयर में। और एपिडर्मिस लेयर में हमें ये सब स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे। अब एक चीज और होती है, एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेलानिन, ठीक है ना। एक ये पिगमेंट है, इस पिगमेंट को कहा जाता है मेलेनिन। तो ये मेलेनिन भी जो है ये भी एपिडर्मिस लेयर में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस करता है, यूवी रेस से बचाता है, ठीक है ना। जो यूवी रेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेस होती है, उससे हमारी इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक तरह का पिगमेंट है ना। जो ब्लैक कलर आता है, ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है ये। जैसे हेयर की यदि हम बात करें, हेयर हमारे ब्लैक होते हैं, वो मेलेनिन के कारण होते हैं, क्योंकि इसमें मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। और यही पिगमेंट हमारे स्किन में भी देखने को मिलता है। तो स्किन में कहाँ पर देखने को मिलता है, एपिडर्मिस लेयर में। और एक चीज और याद रखना कि एपिडर्मिस लेयर में भी कहाँ देखने को मिलेगा, हमने जो 5 लेयर पढ़ी हैं, सबसे बाहर वाली थी स्ट्राटम कॉर्नियम, 5 लेयर जो पड़ी थी, तो ये जो पिगमेंट है सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम कॉर्नियम। तो यही इसी लेयर में एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट को बोलते हैं हम मेलेनिन, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि स्ट्राटम, देखो हमारी एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर बनी है। तो 5 लेयर कौन कौन सी हैं, स्ट्राटम कॉर्नियम हो गई, स्ट्राटम ल्यूसिडम हो गई, ल्यूसिडम हो गई। थर्ड नंबर की लेयर हमने क्या बताई थी, ग्रेन्युलोसम हो गई, ग्रेन्युलोसम, ठीक। देन इसके बाद और कौन सी बताई थी, स्पाइनोसम बताई थी, स्पाइनोसम। और लास्ट लेयर बताई थी नंबर 5, जर्मिनेटिवम। देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं। हमने बताया एपिडर्मिस लेयर इन 5 लेयर से मिलकर बनी हुई है, स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम ल्यूसिडम, स्ट्राटम
ग्रेन्युलोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम और स्ट्राटम जर्मिनेटिवम, ये 5 लेयर किससे मिलकर बनी है? ये 5 लेयर क्या बनाती है? हमारी एपिडर्मिस बनाती है, ठीक है ना। तो जहां जहां जितनी भी जो हमारी स्किन है वहां पर ये 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं या कुछ स्किन मतलब कुछ जगह की स्किन ऐसी है जहां पर सिर्फ 4 लेयर दिखाई देती है, स्ट्राटम कॉर्नियम नहीं दिखाई देता, वहां पर स्किन शुरू होती है स्ट्राटम ल्यूसिडम से। जैसे कि पाम ऑफ द हेड, यदि हम पाम की बात करें तो पाम में सिर्फ 4 लेयर होंगी एपिडर्मिस की, कौन सी लेयर नहीं होगी? स्ट्राटम कॉर्नियम लेयर नहीं होगी, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम सोल की बात करें, है ना, तो सोल में भी स्ट्राटम कॉर्नियम नहीं होता है, सोल में भी डायरेक्टली क्या देखने को मिलती है हमें? डायरेक्टली स्ट्राटम ल्यूसिडम से शुरू होती है। मतलब सोल और पाम, ये जो पाम हुआ, पाम और जो हमारा सोल होता है वहां पर ल्यूसिडम से शुरू होती है लेयर, स्ट्राटम कॉर्नियम से शुरू नहीं होती। एक्चुअली स्ट्राटम कॉर्नियम से इसलिए शुरू नहीं होती क्योंकि स्ट्राटम कॉर्नियम वाली जो स्किन होती है या स्ट्राटम कॉर्नियम की जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर होती है, ये क्या होती है? ये सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, इसमें बहुत जल्दी स्ट्रेचेस आ जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। तो पाम में यदि ये होती है ना, यदि ये कॉर्नियम हमारे पाम में होती तो क्या हो जाते हैं? हमारे पाम में बहुत जल्दी, अब हम पाम से क्या करते हैं? काम करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेचेस आने लगते हैं ना, हमारे हाथ जो है कटने लगते, फटने लगते। तो ये जो लेयर होती है बहुत जल्दी इसमें स्ट्रेच आ जाते हैं। जैसे यदि हम देखेंगे ना, यदि हम यहाँ पर एक मान लो कुछ लगा देते हैं, कुछ स्क्रेच कर देते हैं, तो बहुत जल्दी वहां पे स्क्रेच जो है देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस जो है स्क्रेच हमें यहाँ हाथ में देखने को नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्ट्राटम कॉर्नियम लेयर ही नहीं है, ठीक है ना। और यही कारण है, एक दूसरा कारण यही है कि हमारे हाथ जो होते हैं वो बिल्कुल व्हाइटिश रहते हैं, या हम सोल को भी देखते हैं तो व्हाइटिश रहते हैं कंपेयर टू हमारी यहाँ की स्किन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी लेयर नहीं है? स्ट्राटम कॉर्नियम लेयर नहीं है, और स्ट्राटम सर कॉर्नियम लेयर में ही, बिल्कुल प्लीज आप म्यूट रखें, प्लीज प्लीज म्यूट रखें। कौन है ये? सर मैं कह रहा था सर ब्लर दिख रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। तो ब्लर दिख रहा है तो यहाँ पर हमारी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, आपके नेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लर अगर आपको दिख रहा है तो सबको दिखना चाहिए यदि हमारी तरफ से है तो। यदि हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है तो ब्लर सबको दिखेगा, यदि आपका नेट गड़बड़ है तो ब्लर फिर आपको ही दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, प्लीज। तो स्ट्राटम कॉर्नियम के बारे में हम क्या बता रहे थे? स्ट्राटम कॉर्नियम पाम पर देखने को नहीं मिलती है, सोल पर देखने को नहीं मिलती है। क्यों देखने को नहीं मिलती है? बिकॉज ऑफ स्ट्राटम कॉर्नियम एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराती है, एक सॉफ्ट लेयर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये होती तो इसके सॉफ्टनेस के कारण, स्ट्राटम कॉर्नियस के जो है कॉर्नियम के सॉफ्टनेस के कारण हम काम ही नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि हम हैंड से कई सारे काम करते हैं और जो है सोल से हम चलते हैं, पैरों से हम चलते हैं। तो वो चलते समय या काम करते समय स्ट्राटम कॉर्नियम जो हो जाती, क्या हो जाती, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती, इसलिए यहाँ पर ये लेयर होती ही नहीं है। यहाँ पर यदि हम पाम की बात करें तो यहीं से शुरू होती है, ल्यूसिडम से शुरू होती है ना, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम और जर्मिनेटिवम। और यही कारण है, हम यदि पाम को देखते हैं तो पाम हमारे व्हाइटिश दिखते हैं कंपेयर टू यहाँ की स्किन के, बिकॉज ऑफ ये जो मेलेनिन होता है, मेलेनिन पिगमेंट भी कहाँ पर मिलता है देखने को? स्ट्राटम कॉर्नियम में देखने को मिलता है ज्यादा मात्रा में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा मेलेनिन, मेलेनिन सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पर? स्ट्राटम कॉर्नियम पर। इसी कारण हमारे पाम जो है वो व्हाइटिश होते हैं, या सोल को जब हम देखते हैं तो वो भी व्हाइटिश होते हैं। और ये मेलेनिन करता क्या है? ये हमारे कलरिंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज ऑफ ये क्या होता है, एक ब्लैक कलर के पिगमेंट होते हैं, जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रेज या सन रेज पड़ती हैं तो इस तरह से क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। जैसे मान लो ये क्या है? मेलेनिन है, और जब इस पर क्या पड़ेंगी? सन रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज जब इस पर आएगी तो इस तरह से क्या होने लगता है? फैल जाता है, ये मेलेनिन क्या होगा? फैल जाएगा। और फेल क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ हमारी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। फैलने का कारण क्या है? कि अल्ट्रा वायलेट जो रेस आ रही हैं उससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो सके, हमारे ऑर्गन प्रोटेक्ट हो सके। यही कारण है कि ज्यादा धूप में काम करने पर जो है ब्लैकनेस आने लगती है स्किन में, कालापन आने लगता है। इसका कारण भी यही है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग।
चलिए ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है। और यही कारण है जब हम धूप में काम कर रहे होते हैं या जो ज्यादा धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन जो है ब्लैकिश कलर की हो जाती है। तो ब्लैकनेस आने का कारण ही यही होता है क्योंकि जो मेलेनिन पिगमेंट है वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उससे क्या करते हैं, स्किन को ब्लैकनेस प्रोवाइड कराने लगते हैं। ठीक है, ये कलरिंग के लिए भी जो है हमारा मेलेनिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई सबको? सिंपल है, कोई ज्यादा इतना टफ है नहीं। अब बात करेंगे हम, लेयर हो गई हमारी लेयर, ठीक है ना। देन हमने फंक्शन, कलर भी देख लिया। अब बात करते हैं फंक्शन कि स्किन कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो पहला फंक्शन सभी लोग जानते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ स्किन। कई सारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन। पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब क्या करना, प्रोटेक्ट करना, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में भी कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या क्या हो जाएगा? नंबर वन, प्रोटेक्शन में बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करना। बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस से क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमें। जैसे फॉर द एग्जांपल, जो बाहर बैक्टीरिया वायरस हैं, तो ये स्किन क्या कर रहा है, उसको मतलब जो बैक्टीरिया वायरस है या जो माइक्रो पूरे ह्यूमन बॉडी पर, मसल्स पर एक स्किन का जाल बिछा हुआ है। दूसरा, मैकेनिकल ब्लो से प्रोटेक्ट कर रहा है। मैकेनिकल ब्लो, मैकेनिकल ब्लो। अब मैकेनिकल ब्लो का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो कोई ब्लो करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या किसी का मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे एब्डोमेन पर आ गया है ना, मैकेनिकल ब्लो हुआ, तो यहाँ पर स्किन है, तो स्किन क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैकेनिकल ब्लो यदि आता है या एक्सटर्नल कोई इंजुरी होती है तो वो एक्सटर्नल इंजुरी का इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन तक नहीं जा पाता, बिकॉज ऑफ स्किन जो है वो उसको रोक देती है, बचा रही है। पहला क्या हो गया, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाती है। नंबर थर्ड प्रोटेक्शन क्या है, अभी हमने बताया यूवी रेस, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेस या फिर हम बोल सकते हैं सन रेस, सन रेस। तो जो सनरेज आती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो पहले कहाँ आएंगी, हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगी। और स्किन में क्या है, मेलेनिन पिगमेंट है, तो ये मेलेनिन पिगमेंट क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और अल्ट्रावायलेट रेज से या सन रेज से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो कैसे रहते हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया इसका क्या, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन है इसका सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन, अब सेंसरी फंक्शंस में आप लोग जानते ही हैं कि सेंसरी फंक्शंस में क्या हो रहा है कि ये सेंस को, है ना, स्किन एक सेंस ऑर्गन भी है ना, कि ये सेंस को क्या करता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं हमारे पूरे स्किन में क्या फैला हुआ है, हमारे जो है पूरी स्किन में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, ठीक है ना, नर्व फाइबर्स फैले हुए हैं। जैसे कि टच का कोई सेंसेशन से, पेन का कोई सेंसेशन से, बाहर से कोई मान लो हम प्रिक कर लेते हैं, बाहर से कोई इस तरह से हमारी आर्टरी या स्किन में कोई इंजरी होती है, तो ये सेंसेशंस जो है वो कहाँ तक चले जाते हैं, स्किन के थ्रू। स्किन तो नहीं पहुंचा रही, लेकिन स्किन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं या स्किन पर जो न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंसेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्किन क्या है, एक सेंसरी फंक्शंस की तरह भी काम करती है। नंबर थर्ड, स्टोरेज फंक्शन। नंबर थर्ड हो गया हमारा स्टोरेज, स्टोरेज फंक्शन। अब स्टोरेज फंक्शंस में कि ये कई सारी चीजों को स्टोर करके भी रखती है, ठीक है ना। जैसे कि फेट, है ना, फेट को स्टोर करके रखती है। यदि हम ज्यादा फेट ले रहे हैं तो ये ज्यादा फेट कहाँ चला जाता है, हमारे स्किन के नीचे जो है आके जमा होने लगेगा। देन वाटर को स्टोर करके रख रही है ना, जो भी हम वाटर पी रहे हैं तो हमारे वाटर को स्टोर करके रख रही है। ब्लड को स्टोर करके रखती है। कैपिलरीज कहाँ है, ब्लड कैपिलरीज स्किन के पास है,
तो उसके अंदर ब्लड भी है, तो इस तरह से है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको स्टोर करके रखती है ना। तो ये क्या कर रही है, स्किन स्टोरेज का भी फंक्शंस कर रही है। मेनली किसका स्टोरेज करती है, फैट का स्टोरेज करती है। देन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रही है। नंबर 4 फंक्शन क्या हो गया, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर रही है ये भी हम जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड है ना। स्वेट ग्लैंड अभी अपन देख चुके हैं कि स्वेट ग्लैंड कहाँ होती है, स्किन के अंदर। और जब कभी जो है टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एटमोस्फेयर में, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो स्किन के थ्रू है ना ये मैसेज पहले कहाँ पहुंचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। और ब्रेन क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को आदेश देता है कि वो स्वेट का सिक्रीशंस करने लगे ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, है ना। इसलिए गर्मियों में पसीना निकलता है, बिकॉज ऑफ ब्रेन स्वेट ग्लैंड से कहता है कि वो एक्सेसिव क्या निकाले, स्वेट का सिक्रीशंस करे ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो इस तरह से क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। देन इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ H2O, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि स्किन के अंदर वाटर भी और इलेक्ट्रोलाइट भी है ना। तो इनको यदि कम ज्यादा है, यदि मान लो स्किन ने क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है, जैसे कि मान लो फैट को या वाटर को स्टोर करके रखा है, और जब कभी डिहाइड्रेशन की जो है कंडीशन आती है, जब हम कभी पानी नहीं पी रहे हैं बहुत देर तक, तो स्किन से जो है वो कहाँ चला जाता है, हमारे जो है उसमें आ जाता है, सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रेगुलेट कर रहा है ये, तो रेगुलेट कर रहा है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। देन इसके बाद है एक्सक्रीटरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, नंबर 6 एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या करता है, कई सारी चीजों को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ठीक है ना। एक्सक्रीट आउट भी होता है, पोर्स के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जैसे कि स्वेट के साथ भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी हम जानते हैं कि ये एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी करता है। देन इसके अलावा एक और फंक्शंस का देख सकते हैं हम, एब्जॉर्प्टिव या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस में, एब्जॉर्प्शन में क्या करना, एब्जॉर्ब करना। स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोर्स के थ्रू, जैसे कि फॉर द एग्जांपल यदि हम बाहर से कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, जैसे कि पेन किलर जो ऑइंटमेंट आते हैं, है ना, बाम वगैरह जो आते हैं, जब कभी मान लो पेन हो रहा है तो हम बाहर लगा देते हैं ना एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के फॉर्म में। तो वो जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन इन पोर के थ्रू, स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ना। जो भी केमिकल रहेंगे वो पोर्स के थ्रू क्या चले जाएंगे, हमारे स्किन के अंदर चले जाएंगे, और उसको जो मेडिसिनल जो इफेक्ट होता है वो फिर परफॉर्म प्रॉपरली हो पाता है। तो ओवरऑल ये 7 फंक्शंस होते हैं हमारे स्किन के। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से 7 फंक्शंस हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया एवं टॉक्सिक सब्सटेंस से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा प्रोटेक्शन कैसे करता है ये, मैकेनिकल ब्लो, यदि कोई मैकेनिकल ब्लो आ जाता है बाहर से तो उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाता है। देन यूवी रेस, तो जो यूवी रेस रहती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं, या फिर जो सन रेस होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट ना कर पाए, तो उससे भी बचाने का काम हमारी स्किन करती है। दूसरा फंक्शन है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शंस में क्या है कि कई सारे न्यूरॉन्स का जाल हमारे स्किन में बिछा होता है। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंसेशंस को लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। इस तरह से स्किन एक सेंसरी फंक्शंस की तरह भी काम करती है। नंबर 3 है स्टोरेज फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि स्किन में कई सारी चीजें स्टोर होके रहती हैं। फॉर द एग्जांपल फैट हुआ, है ना, या फिर वाटर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुए, ये सब कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं, हमारे स्किन के अंदर स्टोर हो जाती हैं। देन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो ये रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर कैसे हो रहा है कि स्किन के पास क्या है, स्वेट ग्लैंड है,
जब कभी जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तब हमारे ब्रेन को मैसेज मिल जाता है, और ब्रेन क्या करता है, जो है स्वेट ग्लैंड जो होती हैं उसको मैसेज करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वेट का सिक्रीशंस करे ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सके। फिर है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या कर रहा है कि ये वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है कि ना ज्यादा हो पाए ना वो कम हो पाए। फिर नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस में कई सारी चीजें जो है वो हमारे स्किन से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के पास पोर्स हैं, तो पोर्स से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देन फिर है एब्जॉर्प्शन वाला फंक्शंस की। एब्जॉर्प्शन में क्या करता है ये कि पोर्स के थ्रू, हमारे स्किन में इतने सारे पोर्स हैं, छिद्र हैं, तो इन छिद्र के थ्रू कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी केमिकल या कोई भी यदि हम एक्सटर्नली कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हमारे स्किन के अंदर चला जाएगा, ताकि क्या हो, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके केमिकल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि स्किन के पास पोर्स हैं, है ना, कई सारे पोर्स हैं, तो कोई चीज स्किन से जब बाहर से अंदर जा रही है, ठीक है ना, बाहर से अंदर जा रही है ना, हमने कोई ऑइंटमेंट लगाया, ये ऑइंटमेंट बाहर से अंदर चला गया, चला भी जाता है पोर्स के थ्रू अंदर, और अंदर से बाहर भी चीजें आ रही हैं, स्वेट जो है वो अंदर से बाहर आ रहा है। या फिर जो सेबेसियस ग्लैंड हमने देखी वो भी डर्मिस लेयर में होती है। सेबेसियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सीबम। सीबम एक तरह से क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है ना। देखिए स्वेट ग्लैंड तो जो है वो स्वेट को सिक्रीट कर रही है, पसीने को सिक्रीट कर रही है, लेकिन सेबेसियस ग्लैंड जो है वो सीबम सिक्रीट करती है। और सीबम क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है। ये ऑयली सब्सटेंस जो है बाहर की ओर आता है, हमारे स्किन को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। यदि ये सीबम ना हो तो हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और वो फटने लगेगी, ड्राई होकर वो डिस्ट्रक्ट होने लगेगी। तो वो डिस्ट्रक्ट ना हो, हमारी स्किन ऑयली रहे, तो एक नेचुरल ऑयल हमारे स्किन के अंदर बनता रहता है जिसे हम सीबम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सीबम भी कैसे, पोर्स के थ्रू बाहर आ रहा है, स्वेट भी पोर्स के थ्रू बाहर आ रहा है, ऑइंटमेंट पोर्स के थ्रू अंदर जा रहा है। तो एक बात हमें बताइए, जब हम नहा रहे होते हैं या मान लो हम स्विमिंग पूल के अंदर है, घंटे भर से नहा रहे हैं, तो वो पानी हमारे अंदर क्यों नहीं जाता है, पोर्स के थ्रू वो पानी अंदर क्यों नहीं जाता है। यदि हम जैसे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं घंटे भर, मान लो हम स्विमिंग पूल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो इतनी देर में तो पूरा का पूरा पानी हमारे अंदर चले जाना चाहिए, आदमी को जो है फूल जाना चाहिए, स्वेल हो जाना चाहिए कि पानी अंदर चला गया पोर्स के थ्रू। ऐसा क्यों नहीं होता, कौन बताएगा। सर लो टेम्परेचर में जो स्पोर्ट्स है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा क्यों, ब्लॉक क्यों हो जाएगा। सर वो टेम्परेचर की वजह से, पानी का टेम्परेचर बहुत लो रहता है। सर सेफ्टी के लिए नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, जब पोर्स से अंदर से चीजें बाहर आ रही हैं, पोर्स से अंदर से चीजें बाहर आ रही हैं, तो फिर बाहर से अंदर भी तो जाना चाहिए, पानी को अंदर चले जाना चाहिए। मान लो हम नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल के अंदर पड़े हुए हैं, घंटे भर से स्विमिंग पूल के अंदर है, तो स्विमिंग पूल के अंदर है तो इतनी देर में तो हमारे स्किन से पूरा पोर्स के थ्रू पूरा का पूरा जो है पानी अंदर चला जाना चाहिए, हमारे स्किन के अंदर चले जाना चाहिए। सर ऑस्मोसिस के कारण हो सकता है कि बाहर का अंदर न जाता हो। पोर्स में आइल हो, पानी पार नहीं कर पाएगा उसको। ओस्मोसिस में मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ओस्मोसिस जो बनता रहता है तो पोर्स में सर ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। सर ऑयल बेस में होता तो अंदर जाता, लेकिन ये ऑयल वाटर बेस में इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों, तो देखिए इसका कारण ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इसलिए थोड़ा सा हमें फिजिक्स भी पढ़ना चाहिए। आप लोग फिजिक्स भी पढ़ा करिए, फिजिक्स भी अप्लाई होती है ना मेडिकल लाइन में भी, फिजिक्स हमें कई सारी चीजें बता देती है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यदि मान लो एक्चुअली जब हम नहा रहे होते हैं तो हमारे पानी का जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो ज्यादा है, सॉरी पानी का प्रेशर कम है कंपेयर टू हमारे बॉडी के प्रेशर से,
कि जब बॉडी का प्रेशर, अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम देखते हैं बॉडी का स्विमिंग पूल में, तो वो ज्यादा होता है, और जो पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। तो इस वजह से ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर को अंदर नहीं आने देता, वो बाहर के बाहर ही होता है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक बोतल के अंदर आप पानी भरिए, एक बोतल के अंदर पानी भरिए, ऊपर से ढक्कन, जैसे मान लो अभी ये ढक्कन है, इसको ढक्कन को खोल दीजिए, बोतल को उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना। पानी नीचे नहीं गिरेगा यदि आप उसको तिरछा नहीं करेंगे, पानी नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, बोतल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। अब जरा सा आप उसको तिरछा करोगे तो पानी गिरने लगेगा। ठीक है ना। तो पानी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर एयर चली गई, थोड़ा सा वहां पे एयर मिला तो एयर चली गई। अब क्या हुआ, जैसे ही एयर गई तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अब ज्यादा हो गया, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, इसलिए पानी गिरने लगेगा। ठीक है ना। करके देखा होगा ना, जैसे बॉटल जो होती है आप बिल्कुल उसको ऐसा उल्टा कर दो, पानी नहीं गिरता है। लेकिन हल्का सा तिरछा विरछा करेंगे तो पानी गिरेगा, या उसके अंदर एयर होगी तो पानी गिरेगा। यदि मान लो एयर बिल्कुल नहीं बची, बिल्कुल आपने बिल्कुल उसका टिप तक पानी भर रखा है, तो सेम ऐसा ही कुछ फिजिक्स हमारे ऊपर अप्लाई हो रही होती है कि जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारे अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, इसलिए चीजें अंदर से बाहर नहीं जा पाती। लेकिन यदि हम ऑइंटमेंट की बात करें, वो अंदर चला जाता है, बिकॉज ऑफ उसको हमने लगाया है जेल के फॉर्म में, और वो एकदम से अंदर नहीं जाता है। लेकिन अब वो केमिकल्स हैं, केमिकल्स जो है वो अंदर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ऑइंटमेंट वगैरह हम लगा रहे हैं तो वो एक रासायनिक पदार्थ है। अब रासायनिक पदार्थ में क्रियाशील होते हैं ना, उसमें क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, तो वो अंदर इस वजह से चला जाता है। लेकिन पानी जो है वो एक रासायनिक पदार्थ नहीं है, वो न्यूट्रल है ना। पानी न्यूट्रल होता है ना वो अम्ल में आता है ना वो क्षार में आता है, वो न्यूट्रल होता है, तो इस वजह से वो अंदर नहीं जा पाता है ना। थोड़ा सा ये सर जब अंदर नहीं जा रहा है, सर जब अंदर नहीं जा रहा है पानी, जब प्यास लग जाती है, और अगर गर्मी के दिन में नहाने चला जाए स्विमिंग पूल में या घर में कहीं भी, तो फिर प्यास कम क्यों हो जाती है सर? एक्चुअली वो प्यास तो इसलिए कम हो गई क्योंकि बिकॉज ऑफ ठंडक मिल गई हमें हमारे स्किन के थ्रू, क्योंकि स्किन में क्या है, न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो है ठंडा है, पानी ठंडा है, तो न्यूरॉन्स जो है मैसेज कहाँ भेज रहा है, हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन के पास। एक्चुअली ऐसा नहीं है, प्यास का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन प्यास जो है, पानी की कमी तो रहेगी। यदि आप नहा रहे हो, प्यास लग रही है और आप पानी नहीं पी रहे हो लेकिन नहा रहे हो, तो उस समय होगा क्या, प्यास तो है बट लेकिन ब्रेन एहसास नहीं होने दे रहा है उस प्यास के लिए। क्यों नहीं होने दे रहा है? बिकॉज ऑफ स्किन के थ्रू मैसेज हमारे ब्रेन तक अभी पहुंच रहे हैं कि हाँ ठंडक है, ठंडक है, तो ब्रेन भी फिर आपको प्यास का एहसास नहीं होने देता है। उसका कारण ये है, पानी अंदर नहीं जा रहा। सर एयर कंडीशन में बैठ जाना तभी भी जो है ना ये नहीं होता, तो एयर कंडीशन का एयर भी अंदर ऑब्जर्व होता है क्या सर? नहीं नहीं, वो भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो सिर्फ क्या है कि ब्रेन तक मैसेज जा रहा है। एक्चुअली ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिल्यूशन है, कि प्यास तो हमें लग रही है लेकिन ब्रेन हमें वो एहसास नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा? बिकॉज ऑफ ब्रेन तक अब क्या मैसेज जा रहा है, हमारे स्किन के थ्रू। हमारा जो स्किन है, तो यहाँ से जो न्यूरॉन्स है, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो यहाँ से जो न्यूरॉन्स जो है वो क्या मैसेज भेज रहे हैं कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है, ठंडक है, तो वो ब्रेन हमें एहसास नहीं होने दे रहा। लेकिन कुछ देर बाद एहसास होने लगेगा, ज्यादा देर तक ये फिनोमेना नहीं चलता है। यदि आप सोचो कि दिन भर ही प्यासे बैठे रहो, एसी के नीचे बैठे रहो तो प्यास नहीं लगेगी, तो ये गलत है। 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आपको प्यास लगने ही लगेगी, क्योंकि फिर क्या है वो, क्योंकि पानी की तो कमी है ना, हमारे बॉडी में पानी की तो कमी है, तो पानी तो चाहिए, तो 2-4 घंटे बाद तो लगने लगेगी। ज्यादा देर तक ये फिनोमेना काम नहीं करता। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए इतना। कल सर एक क्वेश्चन सर, सबीसेस ग्लैंड है ना, सबीसेस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, सीबम रिलीज होता है, तो सर ये जो सीबम रिलीज होता है सर, इसकी भी एक उम्र होती है क्या सर रिलीज होने की? क्योंकि सर 40 साल 45 साल में तो ये रिलीज होता है, लेकिन जब 40-45 के बाद सर लोगों को हाथ पैरों में खुजली होती है, क्योंकि उनके उसमें से सीबम रिलीज नहीं होता उसके कारण। नहीं एक्चुअली सीबम, देखिए नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। ये होता है कि सीबम जो है कभी कभी सेबेसियस ग्लैंड अफेक्ट होने लगती हैं, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सेबेसियस ग्लैंड क्या होने लगेंगी, काम करना थोड़ा कम कर देगी। ऐसा नहीं है कि सीबम निकलना ही बंद हो जाएगा, सीबम तो निकलता है, नरिशमेंट तो मिलता ही है स्किन को। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 50 साल का 40 साल का व्यक्ति होता है, तो सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शंस थोड़े से कम हो सकते हैं।
लेकिन पूरी तरह से काम करना बंद कर दे ये नहीं, फंक्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं ना। चलिए मिले नेक्स्ट क्लास में मिले, 2 है का 3 चलिए है? मिलते हैं कल की क्लास में। क्वेश्चंस हो आप लोग के तो वो कल के लिए आप लोग थोड़ा सा बचा के रखें, ओके सर, है ना? थैंक यू सो मच, बढ़िया रहा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट साहब। गुड जी सर। नाइट।